तो ये जो तो ये जो पोर्शन है, इसमें मुख्य रूप से हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में औपनिवेशिक सत्ता के विस्तार के परिणामों के बारे में और विस्तार के स्वरूप के बारे में, पहले तो स्वरूप के बारे में और फिर उसके परिणामों के बारे में हम लोग बात करते हैं। और इसमें जो मुख्य बात हमारी होगी, वो एक तो जो भू राजस्व और से संबंधित जो व्यवस्था अंग्रेजों के द्वारा विकसित की गई, उसकी हम लोग थोड़ी बात करेंगे। और उसके बाद जो बागान सिस्टम, जो नया एनसीईआरटी है, उसमें जो मुख्य फोकस किया गया है, वो नील पर फोकस किया गया है। बहुत ही डिटेल में नील के खेती को के बारे में बात की गई। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने पिछली कक्षा में भी चर्चा की कि अंग्रेजों को जब बंगाल की दीवानी मिल गई, तो उनके पास रेवेन्यू का बहुत अच्छा स्रोत मिल गया। और वो रेवेन्यू का स्रोत था जो भूकर किसानों से वो प्राप्त करते थे। वो भूकर उस भूकर को का उपयोग वो लोग अपने यूरोपीय व्यापार के लिए सामानों की खरीद के लिए करते थे। तो जाहिर है कि इसमें उनकी लालसा अधिक से अधिक हुई कि भूखंड में हमारा कितना अधिक से अधिक बढ़ सकता है। तो एक लंबा फेज रहा, समय लगा उन लोगों को इस पर विचार करने में, डिस्कस करने में। 1765 से में जब उनको दीवानी मिल गई, इसके बाद वो इस पर काफ़ी डिबेट मशवरा इस पर करते रहे कि कैसा होना चाहिए। पहले उन्होंने कई प्रयोग भी किए, 5 साल का किया, फिर 10 साल का किया। तो कई सारे प्रयोग करते रहे और फिर वो अस्थाई बंदोबस्त के नाम से उन्होंने एक व्यवस्था रखी, जो उनके इंग्लैंड में के जमींदारों के साथ जो उनका अनुभव था, उसके आधार पर उन्होंने यह प्रयोग किया, जिसको कि अस्थाई बंदोबस्ती की व्यवस्था करते हैं। अब इसमें कई किताबों में लिखा होता है कि भू व्यवस्था में सुधार। तो ये ऐसा नहीं है, इसको सुधार के रूप में आप नहीं देख सकते। ये कंपनी की नीति है, उस रूप में देखिए, ये सुधार नहीं है। ये तो एक तरह से जो औपनिवेशिक सत्ता थी, उसके हिसाब से जो व्यवस्था है, उसको ढालने का प्रयास था। तो इसमें कुछ-कुछ इंटरेस्टिंग तस्वीरें दी गई हैं। जो चैप्टर है, उसमें एक पहला तस्वीर जो है, जो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा खुद बनाया गया है। आपने पिछली बार भी हमने देखा था कि रॉबर्ट क्लाइव अपने उस ज़माने में जो मीडियम्स थे, अपने आप को प्रमोट करने के, उसका वो प्रयोग करना बखूबी जानते थे। जैसे कि पत्र का उपयोग करना हो, और वो पेंटिंग के कला में भी दक्ष थे। तो उन्होंने स्वयं की एक भव्य पेंटिंग बनाई, जिसमें कि वो जो दीवानी प्राप्त हुई, इसके महत्व को दर्शाने के लिए कि हमारी उपलब्धि कितनी बड़ी है। एक व्यापारिक कंपनी होते हुए हमें यहाँ के शासकों के द्वारा किस तरह का महत्व दिया गया है। तो इसको दर्शाने के लिए उसने एक भव्य वहाँ एक जो चित्रण किया है उसमें, उस चित्र में एक भव्य महल दिखाया। उस भव्य महल के अंदर शासक जो है वो बैठ कर के उनको फरमान अपने हाथ से दे रहा है। तो ये पूरा सेटिंग उसने दिखाया है। अब दीवानी के रूप में इनकी भूमिका क्या थी? तो मुख्य भूमिका थी इनकी भूमि का प्रशासन करना,
उसके राजस्व संसाधनों का प्रबंधन करना। तो ये केवल ये 2 इनकी भूमिका थी, यानी भूमि के प्रशासन से मतलब है कि भूमि के डेवलपमेंट के लिए क्या किया जाना चाहिए, और उसका टैक्स का मुख्य उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसके टैक्स की दर कैसे निर्धारित होगी और क्या निर्धारित होगी, टैक्स को वसूलने के लिए कौन लोग होंगे, और टैक्स की वसूली कब की जाएगी। ये सब कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय ये कंपनी को वहाँ लेने होते थे। और जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जो मुख्य उनका उद्देश्य था कि वो अधिक से अधिक आय अपना इंश्योर कर सकें, अधिक उत्पाद, जिससे कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट मिल सके। और दूसरी ओर उनके लिए ये भी आवश्यक था कि जो पहले से स्थापित लोग हैं गाँव में, यानी उन्होंने सबसे आते ही तुरंत ही जो ज़मींदार लोग पहले से स्थापित थे, उनको अपदस्थ नहीं किया, उनको अपने पद से नहीं हटाया और वहाँ अपने लोग नहीं बिठाए। क्योंकि उनको ये लगता था कि गाँव में एक तो उनकी संख्या उतनी नहीं थी कि गाँव-गाँव में वो अपने द्वारा या तो खुद जाएँ या खुद अपने के द्वारा जो नुमाइंदे उनको बिठाएँ। तो वो केवल ये करते थे कि उन पर अपना अधिकार दर्शा देते थे कि हम आप हमारे अधिकार में, और उसको निर्धारित कर देते थे कि वी आर नाउ, यू आर इन आवर कंट्रोल। अपने पुराने सारे मालिकों को भूल जाइए, अब हमारे ही हिसाब से आप काम कीजिए, और अ, उनको साथ रखते हुए, नियंत्रण बनाते हुए, और उनसे प्रतिष्ठा वो प्राप्त करते थे। उनको पूरी तरह से खत्म वो नहीं किया। अब इसके बाद जो दूसरे उन्होंने प्रयास किए कि उनका जो राजस्व का कलेक्शन है, वो मौसम के हिसाब से बाधित नहीं हो, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में हाल के समय तक अ, या वर्तमान समय में भी मौसम का बहुत बड़ा असर होता है, जो कृषि है उस पर, और उस हिसाब से उनका जो कलेक्शन था वो फ्लक्चुएट करता था। तो वो ये चाहते थे कि कोई किस तरह से हम अपने इसको किस प्रकार से व्यवस्थित करें कि हमारा जो अ, हमारी आय में कभी कमी, कभी बढ़ोतरी नहीं हो, एक फिक्स आय हमें मिलती रहे। तो इन्हीं इसी फ्लक्चुएशन के कारण उन्होंने एक अस्थायी बंदोबस्ती की बात, जो हम लोग आगे करेंगे, उसको उन्होंने स्थापित किया। तो अब उसके बाद सूती और रेशमी कपड़े प्राप्त करके उसको बेचना, ये 2 चीज़ों का बहुत ज़्यादा डिमांड था, सूती कपड़े और रेशमी कपड़े। तो उसके हिसाब से अ अ, वो अधिक से अधिक इसको खरीद करके अपने देश में भेजा करते थे। लेकिन लंबे समय में इनका जो जैसे कि आप देख रहे हैं कि थोड़े समय बंगाल में कंपनी के माल की खरीद 2 गुनी हो गई, और एकत्र किए गए राजस्व से निर्यात का माल खरीद कर पूरा किया जा सकता है। उनका तुरंत बहुत कम समय में उन्होंने जो पुराना उनका एक्सपोर्ट था यहाँ इंडिया से, उसको उन्होंने डबल कर दिया। और लेकिन इस इन सब का परिणाम जो है वो अ, वहाँ के जो कारीगर थे, यानी मुख्य बात क्या थी, आपने गुमास्तों के बारे में सुना होगा, उनकी कहानियाँ सुनी होगी कि गुमास्तों के माध्यम से वो काम लेते थे। वो गुमास्ते जा कर के और किसी कारीगर के यहाँ उनके दरवाजे पर पैसा फेंक आते थे, ₹1 रख आते थे या घर में डाल देते थे, और उसको मान लिया जाता था कि ये पेशगी है, और उसके बाद उसके ऊपर ज़ोर-ज़बरदस्ती करके उनसे अपने मनमाने कीमत कीमत पर उनसे सामान ले लिया जाता था, जो तैयार प्रोडक्ट है वो ले लिया जाता था। तो इस सब से गंभीर परिणाम हुए। अब ये आप कह सकते हैं कि ये सीधे-सीधे अंग्रेज़ों द्वारा तो नहीं किया जा रहा था, ये गुमास्ते लोग कर रहे थे, लेकिन अंग्रेज़ों का दबाव मैक्सिमम प्रॉफ़िट बनाने का था।
गुमास्ते जो काम कर रहे थे वो ऐसा नहीं था कि आप ऐसा नहीं सोच सकते कि गुमास्ते भी बीच में अपना लाभ बनाने के लिए ऐसा कर रहे हों। ये अंग्रेजों का दबाव था कि जो मार्जिन, क्योंकि उनका पूरा का पूरा व्यापार ही मार्जिन पर ही था। जो मर्केंटाइल व्यवस्था के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में बात की, वो पूरा का पूरा अ, अ, गुमास्ते कहते हैं जो स्टाफ जो कलेक्शन अंग्रेजों की तरफ से जो उसको आप बिचौलिया कह सकते हैं, वो जाते थे और वहाँ से वो पैसा दे करके एडवांस, और फिर उनसे जो तैयार प्रोडक्ट होता था वो ले करके और फिर फैक्ट्री में जमा करते थे। आप उनको एक तरह से कंपनी का परचेज़र आप कह सकते हैं, एजेंट ऑफ कंपनी आप कह सकते हैं इंग्लिश में, एजेंट, जिनका काम था कि वो घूम करके पूरे क्षेत्र में प्रोडक्ट खरीदा करते थे और उसके लिए जो न्यूनतम मूल्य होता था, वो देने की कोशिश करते। तो धीरे-धीरे स्थिति खराब हुई और फिर 1770 में बहुत ही विनाशकारी अकाल पड़ा और इस अकाल में ऐसा कहा जाता है कि 10 मिलियन लोगों की, यानी 1 करोड़ लोगों की जान चली गई और अ, बंगाल के 1/3 आबादी बंगाल की समाप्त हो गई। और जैसा कि बहुत सारे लोगों ने ये लिखा है कि इन अकालों में, और ख़ास करके आपने अभी बहुत सारे अखबारों में भी डिबेट भी देखा होगा टीवी पर, कि ये अकाल जो थे सो मुख्य रूप से इन अंग्रेज़ों का जो व्यापार था उसके ही कारण थे और वो जो ख़ास करके अनाज का व्यापार करने की कोशिश करते थे, यहाँ का अनाज खरीद करके विदेशों में भेजने की, लेकिन ये ज़्यादा अ, लक्षित बाद में होता है। ये आरंभ में उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन ज़ाहिर है ये विनाशकारी अकाल की स्थिति यहाँ बनी थी और अंग्रेज़ों के शासन में बनी थी, तो उन्होंने उसको रोकने की, कम करने की अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं की थी। क्योंकि उनका जो अ, पोज़ीशन था वो कलेक्शन का था, जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम था, वो उनका नहीं था। तो वो एक्सक्यूज़ वो ले सकते थे कि हम आप तो हमारा तो काम दीवानी का है, जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है उसका काम है कि इसको देखे कि कैसे ठीक होता है। तो ये जो डुअल सिस्टम था, इसका एक फ़ायदा उन्होंने उठाने की कोशिश की। अब ये अ, एक अब इससे जो प्रश्न बन रहे हैं, बन के आ रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन्स हैं। अ, बंगाल के विमान बनने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने निर्यात के लिए माल की खरीद का वित्तपोषण कैसे किया? ये तो ये ये तो पिछले दिन का क्वेश्चन है। ये प्रश्न है कि उन स्थानीय शासकों को कैसे सँभाला जिन्होंने पहले ग्रामीण इलाकों में सत्ता सँभाली थी? You know, how did company deal with the local rulers who had earlier hold power in countryside? हम लोगों ने ऑलरेडी इसके बारे में चर्चा की है अभी कि जो पहले से स्थापित सत्ता थे उनके उनके बारे में अंग्रेजों ने क्या किया है। तो आपके लिए आसान है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बता दिए क्या है आंसर इसका? हाँ, ठीक है। हाँ? नहीं, नहीं, अभी तो हम लोगों ने बात की है। आप अपने पूर्व अनुभव के आधार पर उत्तर दे रहे हैं, राहुल रंजन जी और आदित्य जी। पढ़े के आधार पर उत्तर दे रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि उन्होंने आते-आते ये जो आप बोल रहे हैं कठोर कर और प्रतिबंध लगाए,
ये कठोर कर और प्रतिबंध लगाए, ये हमारा बाद में हुआ है। हाँ, जब अस्थायी बंदोबस्ती शुरू हुई है, तब हुआ है। आरंभ में वो लोग क्या कर रहे थे, उनको मिला करके लेकर चलने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने डायरेक्टली कभी भी उनको ये नहीं किया कि अब तुम हट जाओ। वो उनका टैक्स का रेट इतना ज़्यादा था कि अगर वो नहीं चुका पाते थे तो उनको उनकी ज़मींदारी नीलाम हो जाती थी। तो ये और शुरू के जो टैक्सेशन है, उसपे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं। तो नियंत्रण का जो उनकी जो पॉलिसी थी उसके बारे में यहाँ पॉलिसी की बात हो रही थी, क्वेश्चन पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। कंपनी ने उन स्थानीय शासकों को कैसे सँभाला जिन्होंने पहले ग्रामीण इलाकों में सत्ता सँभाली थी, है ना? पहले जो वहाँ पर कंट्री साइड में राजा थे, उनको कैसे संभाला, ठीक है? तो ये सी इसका उत्तर है कि नियंत्रण का दावा करते हुए मैत्रीपूर्ण संबंधों का पोषण किया। अपनी तरफ से वो कुछ उनको अ, नहीं कहते थे, केवल वो दावा करते थे कि ये है। ये तो फैक्चुअल सवाल है, हम लोगों ने ऑलरेडी इसकी बात कर ली, तो आप आंसर बता दीजिए, इस पर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। केवल आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए ताकि इसमें कोई ये नहीं। सही है, डी आंसर होगा इसका, अकाल पड़ा था। अब भूमि अ, व्यवस्था की बात करते हैं, तो लगभग 2 दशक बाद 2 दशक की बहस के बाद 1893 में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत हुई और इसमें जैसा कि हमने पहले ही चर्चा में कहा कि जो ज़मींदार थे, वो उनके अपने अंग्रेज़ी ज़मींदारों के अनुभव के आधार पर उन्होंने देखा था कि वो अपने प्रॉफ़िट को बढ़ाने के लिए वो प्रयास करते हैं और उसके लिए वो अगर उनको मार्जिन ज़्यादा मिलने लगता है, तो उस हिसाब से वो और ज़्यादा मार्जिन पाने की कोशिश करते हैं और जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है, आमदनी में वृद्धि होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसा ही कुछ वो अपेक्षा करने लगे कि भारत के ज़मींदारों को से भी कि अगर हम अ, उनको उनको एक फिक्स कर दें, तो अ, वो अप जितने भी अपनी आमदनी को बढ़ाने की वो कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने तो इतना अपना फिक्स कर दिया कि हमारा इतना है, तो ज़ाहिर है कि जो ज़मींदार है वो चाहेंगे कि इसके ऊपर हम जितना मार्जिन प्राप्त कर लेंगे वो हमारा होगा। तो वो खेती को एक सिंपल लॉजिक है, जिसके तहत वो काम करना चाह रहे थे जो अंग्रेज़ है। इसमें क्योंकि उनको 2 बातें उनको इंश्योर करनी थी। एक तो मैंने पहले ही आपको कह दिया कि उनको ये इंश्योर करना था कि हर साल एक निश्चित राशि हमें मिल जाए। ये नहीं हो कि जैसे 70 में अकाल पड़ा तो उस साल कुछ मिला ही नहीं या बहुत नीचे चला गया या कभी कुछ हो गया, तो वैसा नहीं हो। एक फ़िक्स राशि हमें मिलनी चाहिए और हमेशा मिलती रहे रेगुलर, चाहे उत्पादन हो या नहीं हो। अब इसमें जो शासक हैं उनके ऊपर है कि जब जिस साल उत्पादन नहीं होगा तो शासक अपने पास से देगा और जिस साल ज़्यादा उत्पादन होगा तो जो भी सारा मार्जिन सो उसके पास रहेगा। तो एक सिंपल लॉजिक के साथ इसको शुरू किया गया था। इसमें राजा और तालुकदारों को ज़मींदार के रूप में मान्यता दी गई। राजा से मतलब वही ज़मींदारों को ही लोकल स्मॉल किंग्स से मतलब है। किसानों से लगान इकट्ठा करके और ज़मीन को कंपनी को राजस्व देने के लिए ज़िम्मेवार थे और राजस्व की राशि अस्थायी रूप से तय कर दी गई थी और इसे भविष्य में नहीं बढ़ाया जाना। इस व्यवस्था का उद्देश्य ज़मींदारों को भूमि सुधार में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कंपनी के लिए राजस्व का नियमित प्रवाह सुनिश्चित करना। तो अब इसमें जो समस्याएँ पैदा हुई, वो ये हुई शुरू में ही इन्होंने जो हाई रेट सेट किया, उस हाई रेट के कारण चूँकि इनको अस्थायी रूप से सेट करना था और साथ-साथ इनको ज़मींदारों पर ये दबाव भी बनाना था कि आपको अपना अपने एग्रीकल्चर को डेवलप करना है। डेवलप करने से मतलब है कि उसका अच्छे एक तो मुख्य बात उस समय में समझी जाती थी, अभी की तरह उस समय
आधुनिक खेती का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं था। अंग्रेज़ों के द्वारा कुछ-कुछ चीज़ें बताई गई थी, लेकिन ज़ाहिर है वो आम लोगों तक नहीं पहुँचने वाली थी। वो जो यूरोपीय खेती का सिस्टम था वो वहाँ तक नहीं पहुँचा। जो मुख्य चीज़ थी और मुख्यतः उस सिस्टम का प्रयोग ये लोग अपना जो प्लांटेशन वगैरह करते थे वहाँ होता था। जो बाकी की खेती होती थी, जो आम लोगों द्वारा खेती की जाती थी, वो पूरी तरह से पारंपरिक तरीके से खेती की जाती तो जो उन्होंने इमीडिएटली अपने हाई रेट पर अस्थायी रेट तय किए, उसका परिणाम ये हुआ कि इमीडिएटली बहुत सारे ज़मींदार जो हैं, सो अपने पद से तो अपने ज़मींदारी से उनकी छिन गई, क्योंकि वो भुगतान नहीं कर पाए और उनकी ज़मीनों को जो शहरों में रहने वाले ज़मीन से दूर रहने वाले लोगों के द्वारा वो नीलामी में खरीद लिया गया। तो वो हर तरह के लोग थे, व्यापारी लोग थे, व्यवसायी लोग थे, जिनका जिनका मुख्य पर्पज़ जो था वो प्रॉफ़िट करना था और उनको ज़मीन के गाँव के जो जीवन प्रणाली है, गाँव में जिस तरह से लोग रहते हैं, उन सब चीज़ों से उनको कोई मतलब नहीं था। उनको केवल एक ही चीज़ से मतलब था कि वो प्रॉफ़िट जो है वो उनको मिलता रहे और वो चाहे जिस माध्यम से। तो स्थितियाँ धीरे-धीरे बदली, जो वो चाहते थे वैसा हुआ तो बाज़ार में कीमतें भी बढ़ी, खेती का विस्तार हुआ, ज़मींदारों की आय में वृद्धि हुई, ऐसा वो चाहते भी थे। और कंपनी को जो आय उसने फिक्स की थी वो नहीं बढ़ा क्योंकि उसने पहले ही फिक्स कर दिया था। तो उसके लिए कोई अतिरिक्त लाभ नहीं था, लेकिन जो बात वो चाहते थे कि भूमि सुधार में वो रुचि दिखाएँगे और रैयत की स्थिति अच्छी हो जाएगी, तो वो दूसरे तरह से उनके लिए फ़ायदा होगा। अ, वैसा कुछ नहीं हुआ। वैसा कुछ उनके साथ उस समय में घटित नहीं हुआ क्योंकि ये जो एक पुरानी प्रथा आपने पढ़ा होगा इजारेदारी की प्रथा, ये मुगलों के समय से चली आ रही थी, इजारेदारी की प्रथा। ये अंग्रेज़ों को इसका पता नहीं था ज़्यादा कि यहाँ पर और क्या-क्या ट्रेडिशन है जिसमें कि चूँकि जो मुगलों का प्रशासन था, वो बहुत हद तक आधुनिक प्रशासन की तरह था। मुगल जो अपने मनसब रखते थे, मनसबदार, वो 2 तरह के थे। एक तो अस्थायी जो शासक राजा थे, उन लोगों का था और दूसरा अ, वो ट्रांसफ़रेबल थे। जो मनसबदार थे, वो उनको एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भेजा जा सकता था। तो बाद के समय में जो मुगल सामने आए आपने पढ़ा होगा कि उसमें कितने सारे चीज़ें आती गई बाद में बहुत सारे उसमें सुधार किए गए। मतलब सुधार मतलब कि उसको कंपेंसेट करने की कोशिश की गई जो जैसे-जैसे मनसबदारों की संख्या बढ़ती गई और डिमांड बढ़ता गया और मनसबदारी का लेवल बढ़ाना पड़ा। जैसे अगर पहले से किसी को 20,000 का दिया हुआ है और कोई एक नया आदमी है उसको उससे ज़्यादा सम्मान देना है, तो उसको 25,000 मनसबदारी का दिया गया। उससे भी कोई बड़ा आ गया तो उसको 30,000 या 40,000 का देना है। लेकिन आपने घोषणा के तो कर दी, लेकिन उस 40,000 के लिए जो आपको मालूम है कि मनसब का मतलब था कि जितना मनसब है उसके हिसाब से उनको घुड़सवार और उनको अपने सैनिक रखने हैं। तो वो लोग क्या करते थे कि वैसा नहीं करके उससे कम रखा करते थे। बाद में शाहजहाँ के समय में ये इजारेदारी की प्रथा भी तेज़ पकड़ गई और लेटर मुगल पीरियड में बहुत ज़्यादा बढ़ी और ये इजारेदारी ही वहाँ बंगाल में आसानी से वहाँ पर पहले से इसकी परंपरा थी। तो अंग्रेज़ों ने जब ये व्यवस्था लगा दी, जिसमें कि कलकत्ता में बैठे लोग सुदूर बंगाल के ग्रामीण क्षेत्र में ज़मीन के मालिक हो गए, तो ज़ाहिर है वो फिर से ये स्थिति पनप गई कि ये टैक्स वसूलने का काम कौन करेगा? ये यहाँ से कलकत्ता से वहाँ गाँव जाके तो वसूल नहीं करेंगे।
तो उस हिसाब से उन्होंने अपने इजारेदार रख दिए और वो लोग खेती करने लगे और टैक्स वसूल करके इनको देने लगे। तो इस तरह से इनकी जो योजना थी वो फ्लॉप हो गई। जो अंग्रेजों की योजना थी कि ये व्यापार इसका रैयतों का इसकी स्थिति में सुधार होगा और जो जमींदार हैं वो उनके विकास के लिए काम करें। तो अब ये इन प्रश्नों को देख लेते हैं कि 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? जो हमने डिस्कस किया है उसके आधार पर बताइएगा। बताइए। पहला है कृषि सुधारों को प्रोत्साहित करना, दूसरा है जमींदारों पर राजस्व की मांग बढ़ाना, जमींदारी प्रथा को खत्म करना, किसानों के बीच भूमि का समान वितरण सुनिश्चित करना। तो जैसा कि हम लोग करते हैं रिजेक्शन में घर तो सबसे पहले रिजेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि समान वितरण की तो कोई बात ही नहीं थी उस समय, उसका तो कोई ये नहीं सिस्टम ही नहीं था। गौ भी खत्म हो जाएगा क्योंकि जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। समाप्त करने की कोई बात ही नहीं थी बल्कि। तो दूसरा जमींदारों पर राजस्व की मांग बढ़ाना और कृषि सुधारों को प्रोत्साहित करना। मधुलता, आप अंदाज से उत्तर मत दीजिए। शिल्पी, मैंने कहा कि अभी हमने काफी आराम से डिस्कस किया है, उसके आधार पर आपको आंसर करना चाहिए। क्यों आदित्य जी, आपको क्यों ऐसा लग रहा है? देखिए, एक तो ये समझिए इस तरह से कि हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग उनको एक शोषक व्यवस्था मानते हैं। हम चूँकि हमारे ऊपर एक कॉलोनियल सिस्टम के रूप में वो हमारे ऊपर आए और उन्होंने हमारा शोषण करना शुरू किया। लेकिन जो व्यवस्था थी वो उसी तरह से थी जैसे आज है। जैसे हमारी सरकार भी बहुत सारी चीज़ें कहती है, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी बातें कही गई हैं, ये अधिकार दिए गए हैं, लेकिन वास्तव में वो होता नहीं है। बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं और जो होता है वो संविधान में नहीं लिखा हुआ या कानून में नहीं लिखा हुआ। ठीक है? तो जब अस्थायी बंदोबस्ती की लागू किया गया था, तो उसमें उसका उद्देश्य ये नहीं था कि राजस्व की माँग को बढ़ाया जाए। प्राथमिक उद्देश्य जो था वो क्या था? सुधारों को प्रोत्साहित करना। क्यों था? क्योंकि एक तो 70 का बैकग्राउंड उनके दिमाग में था कि 70 में जो ये अकाल पड़ा था, उसके आधार पर काफ़ी अंग्रेज़ों पर, चूँकि अंग्रेज़ों के शासन में के ही क्षेत्र में पड़ा था। बाकी भारत में उसका उसका कुछ ख़ास असर नहीं था। तो अंग्रेज़ों के क्षेत्र में इसका बहुत ज़्यादा असर देखने को मिला। तो ये रिपोर्ट भी गई थी। तो कृषि सुधार को प्रोत्साहित करना उनका एक प्राइमरी उद्देश्य था, जो कि रिकॉर्ड में लिखा गया था। और ज़मींदारों पर राजस्व की माँग बढ़ाना यहाँ लिखा हुआ है। ये नहीं लिखा हुआ है कि कंपनी की आय को सुनिश्चित करना। अगर यहाँ इसकी जगह पर ये लिखा होता कि कंपनी को स्थिर आय प्राप्त कराना, तो वो प्राथमिक आ जाता, है ना? ये ज़मींदारों पर राजस्व की माँग बढ़ाना, ये कंपनी की को एक सुनिश्चित आय दिलाने का परिणाम होगा। थोड़ा इसको लॉजिक को थोड़ा माइन्यूटली समझिए। जो डिस्ट्रैक्टर्स बनाए जाते हैं,
तो उसमें जो है सो इसे उलझन वाली बातें की जाती हैं कि ताकि देखिए एमसीक्यू रिजेक्शन का सिस्टम है, तो आप जहाँ उलझेंगे वहाँ आप छट जाएँगे, रिजेक्ट हो जाएँगे। तो रिजेक्शन के सिस्टम में हमें उसी रिजेक्शन के हिसाब से लॉजिकली चलना होगा कि किसी के सुधार को प्रोत्साहित करना, ये उनका प्राइमरी उद्देश्य था। और राजस्व की माँग बढ़ाना, माँग बढ़ गई, वो इसलिए बढ़ी क्योंकि उनका एक और जो प्राइमरी उनका पर्पस था, वो था कि कंपनी के लिए एक निर्धारित आय जो है सो सुनिश्चित कर दिया। ठीक है? अगर वो रहता, वो यहाँ ऑप्शन में रहता कि कंपनी का एक तो वो पहले होता क्योंकि कृषि सुधार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है उनके लिए कि कंपनी के हर साल कंपनी को एक निश्चित आय हो, ये सुनिश्चित हो जाए। तो वो ऑप्शन हो जाता है। लेकिन यहाँ वो नहीं है, तो जो दूसरा है वो हो जाएगा और राजस्व माँग बढ़ाना ये अपने आप में लॉजिक नहीं होगा। ठीक है? आगे चलते हैं। मुख्य अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों के सामने मुख्य समस्या क्या थी? हाई टैक्सेशन रेट, भूमि स्वामित्व अधिकारों का अभाव, भूमि सुधार के लिए संसाधनों की अनुपलब्धता, किसानों पर लागू लगान वसूल करने में असमर्थता। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। ओनरशिप के बारे में हम लोगों ने ये चर्चा नहीं की कि जो ओनरशिप है वो वेस्टेड इन द, हालाँकि इसको बहुत ही अस्पष्ट रखा गया था। हू इज़ द ओनर? कंपनी इज़ द ओनर ऑफ द लैंड और द जमींदार्स आर द ओनर ऑफ द लैंड। क्योंकि कंपनी को आप ओनर तभी तक हैं जब तक आप टैक्स देते हैं। आप टैक्स नहीं देंगे, आप ज़मीन से बाहर हो जाएँगे। तो जमींदार कैन नॉट बी द ओनर। सो बट दिस हैड बीन नॉट क्लियर्ड, डिक्लेयर्ड नहीं किया गया था कि आप ज़मीन के मालिक हैं। किसी पर्टिकुलर जैसे जो अस्थायी ज़मींदार भी थे पहले, जैसे मुगलों के समय में ध्यान रखा गया था कि जो प्रभावशाली लोग थे, स्थानीय रूप से जिनकी ताकत अधिक अधिक थी, तो मुगलों ने उनको नहीं छेड़ा था, है ना? उनको रहने दिया था। तो और जो दूसरी जगह थी जहाँ पर कोई बहुत पावरफुल आदमी नहीं था, तो वो सब मनसबदारों के अधीन में पोस्टिंग होती थी और उनको अ, रखा जाता है। लेकिन जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो एक कम्युनिटी संबंध बहुत अधिक थे और सशक्त लोग थे, जैसे जाटों का क्षेत्र हुआ, तो ऐसे जो क्षेत्र थे जहाँ पर जो कम्युनिटी बॉन्डिंग जो था बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो वहाँ पर वो छेड़छाड़ नहीं करते थे। तो वैसे ही ये इन लोगों ने भी हालाँकि पॉलिसी के रूप में तो ये अपनाया कि हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, लेकिन इन्होंने जो अस्थायी बंदोबस्ती का रेट रखा वो बहुत ही हाई रेट रख दिया। इनको क्रमिक रूप से हाई करना चाहिए था। यानी अगर ये इसी पॉलिसी को वो कहते तो इसको पहले ही सेट कर देते कि हम लोग इतने से शुरू करके इतने साल में यहाँ तक ले जाएँगे। तो आप भी उसी रेशियो में अपनी इसको बढ़ाते हुए जाइए। अगर इस तरह का पॉलिसी वो रखते तो उनका ये जो चाह रहे थे वो हो जाता। लेकिन उन्होंने पहले ही साल से अपना जो बढ़ा हुआ मैक्सिमम रेट था, उसको लेना शुरू कर दिया, जिसके कारण वहाँ के जो अधिकारी थे, उनका वहाँ के जो पहले से स्थापित ज़मींदार थे, वो डिस्पोज़्ड हो गए। उनके डिस्पोज़ होने का मतलब था कि जो वो लोग वहाँ के कम्युनिटी से जुड़े हुए थे, इंटीग्रेटेड थे, कई दशकों और कभी-कभी सदियों का उनके साथ आपस का नाता था उनका। तो वो जब डिस्पोज़्ड हो गए और जब एकदम नए लोग आ गए, तो बहुत सारी तरह की समस्याएँ वहाँ पर आनी आनी शुरू हो गई। तो जो मुख्य समस्या थी, वो ये नहीं थी कि भू स्वामित्व पर अभाव। ये देखिए मुख्य स्थायी बंदोबस्त के तहत ज़मींदारों के सामने मुख्य समस्या क्या थी? तो ये एक वैधानिक बात, वो स्वामित्व का अधिकार उनके पास नहीं था, ये बात सही है। लेकिन ये एक वैधानिक बात थी, है ना? अब इसका फैसला तो कोर्ट करता, अब किस पे आप जाएँगे जब अंग्रेज़ों का ही शासन है, अंग्रेज़ों का ही कोर्ट है, तो ये कौन फैसला करे? तो इस पर कभी कोई बात ही नहीं हुई, किसी ने इसका कोई अभी की तरह का लीगल पॉइंट पॉइंट नहीं है कि पीआईएल करके आप इस पर क्लैरिफ़िकेशन ले सकते। उस समय के जो सिस्टम था, कोई इंडियन को इतना
जागरूक उस समय में ऐसी जागरूकता नहीं थी। आप समझिए कि 18वीं शताब्दी का अंत था, 19वीं शताब्दी शुरू होने वाली थी, तो उस समय में ऐसा कुछ नहीं था। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर भी नहीं थे। उनको केवल इतना पता था कि हम अगर टैक्स समय पर देंगे तो हम मालिक हैं, टैक्स नहीं देंगे तो हम मालिक खत्म हो जाएँगे, दूसरा कोई मालिक हो जाएगा। और वो भी जब तक टैक्स देता रहेगा तब तक मालिक रहेगा। तो भू स्वामित्व बिना बताए भू स्वामित्व का अधिकार सारे ज़मींदारों का छिन गया। है ना? अब एक्चुअल में कंपनी ही मालिक थी, लेकिन जो ज़मींदार थे, उनको इस बात से बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं थी। उनको मुख्य परेशानी जो पहला ऑप्शन है कि जो टैक्सेशन का रेट ही उन्होंने बहुत ज़्यादा रखा, उससे उनको परेशानी थी। 19वीं सदी के पहले दशक तक स्थिति में किस कारण से बदलाव आया? ये हम लोग पीछे चर्चा कर चुके हैं, बताइए। ऑप्शन से डिस्ट्रैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत सिंपल डिस्ट्रैक्टर्स हैं। नहीं, ये सॉरी, ये जो है ना क्वेश्चन ऑप्शन सही नहीं है। ये जो है टाइपिंग एरर है इसमें। ये रिडक्शन नहीं, ये बाजार की कीमतों में वृद्धि है। ये कमी यहाँ हो सकता है डिस्ट्रैक्टर बनाते समय कभी-कभी वर्ड इसमें इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं, क्योंकि देखिए नई प्रौद्योगिकी के बारे में अ, हम लोगों ने बात की कि नई प्रौद्योगिकी से परिचय हम लोग चर्चा के दौरान हम लोगों ने बात की कि नई प्रौद्योगिकी से परिचय नहीं हुआ। कठोर राज्य संग्रहण के उपायों का कार्यान्वयन, तो इसके कारण स्थिति में किस कारण बदलाव आया? कॉजेज द सिचुएशन टू बी चेंज बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ ईयर। तो उपायों का कार्यान्वयन से तो शुरू में ही बदलाव आ गया था, बाद में कोई बदलाव नहीं। 19वीं सदी के पहले दशक तक, है ना, यानी कि 1810 तक, है ना, यानी 20 साल बाद की बात कर रहा है। तो ये उस क्वेश्चन बनाते समय थोड़ा मुझसे मिस हुआ है। कठोर राज्य संग्रहण के उपायों का कार्यान्वयन, संभवतः मैंने यही सोच के डाल दिया होगा, लेकिन ये नहीं है आंसर। ये बदलाव की बात आई तो ये बाजार की कीमतों में यहाँ पर होगा वृद्धि। वृद्धि, तो ये आंसर होगा, है ना। ठीक है, ये लास्ट ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं होगा। कंपनी और लैंडलॉर्ड के बीच में लैंड रिफॉर्म के लिए कोई कोऑपरेशन हुआ था, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब ये एक उस किताब में दिया हुआ है जिसमें एच.टी. कोलब्रुक ने काश्तकारों की स्थिति के बारे में कुछ बातें कही हैं, जिसमें कि उसने कहा है कि बटाई की भारी शर्तों और मवेशियों, बीज, आजीविका और कर्जों के बदले बेगारी में दबे ये काश्तकार
खुद को कर्जे से कभी बाहर नहीं निकाल सकते। जब उन्हें जीने को भी पूरा नहीं मिलता, तो ऐसे भयानक हालात में वे दिल लगाकर काम कैसे कर सकते हैं? ना ही उन्हें अपने हालत सुधरने की कोई उम्मीद दिखाई देती। ठीक है, इसने एक स्थिति का वर्णन किया है। तो हम देखते हैं कि अगर जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट इस पर हम लोग क्या क्वेश्चन बना सकते हैं? बताइए। देखिए, टर्म्स बदल जाएँगे, वहाँ सिंपल टर्म्स रहेंगे, लेकिन जब हम लोग प्रश्न बनाएँगे, तो ज़ाहिर है वो बदल जाएगा। पकड़िए, आदित्य जी बोलिए। देखिए, इसमें सरकार द्वारा लगाए गए उच्च कर, वे कैसे इसमें एक तो इसमें देखिए 2 सारे कई सारी चीज़ों पर आपको ध्यान रखना होगा। पहली बात ये है कि यहाँ एक किसी का कथन है। अब यहाँ पर हमेशा याद रखिए कि इस तरह के क्वेश्चन में आप अपनी समझ नहीं डालेंगे। अब ये कथन है तो उसने क्या कहा, ये इम्पोर्टेंट, उसकी क्या समझ थी, ये इम्पोर्टेंट है। अब ये बंगाल के टेनेंट्स जो हैं, उन पर किस चीज़ का बोझ था? अब सरकार द्वारा लगाए गए उच्च कर, ज़ाहिर है उसका तो बोझ था ही। लेकिन अब ये देखिए यहाँ पर बात क्या है कि किराएदारों की बात हो रही है, जो टेनेंट्स है उसकी बात हो रही है। तो के टेनेंट्स पर केवल सरकार के कर का बोझ नहीं था। उनसे ऊपर जितने भी लोग थे, उनका बोझ था। जो भी बिचौलिए थे बीच में, जितने भी लोग थे, उन सबका बोझ था। दूसरा ऑप्शन है नकद। सही है आदित्य जी, आपने सही आंसर किया। नकद में अत्यधिक भुगतान। ठीक है, अब ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो किसान होते थे, वो अधिकांशतः गुड्स में अपना टैक्स देते थे। आपको उसका स्टेटमेंट पे लिखा हुआ भी है ना? भारी शर्त में उनको मवेशी बीज और ये बेगारी में मिलते थे, है ना? बेगारी में उनको काम करना पड़ता है। बताइए, तो यानी वो टैक्स ये इसकी तो बात ही नहीं होती है। या तो वो सर्विस देके यानी बेगारी करके उसका जो भी उनका अपना कर्ज है, वो पूरा करेंगे। तो यहाँ कर्ज शब्द का इस्तेमाल ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब वो कर्ज जो है सो यहाँ बदल जाएगा, यहाँ पर बदला हुआ है। उनके श्रम और फसलों के लिए सूद-खोड़ रिटर्न, ये सरप्लस रिटर्न टू देयर लेबर एंड क्रॉप्स। तो ये टर्म्स बदल जाते हैं। जब हम लोग क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, तो आप सेम टू सेम टर्म एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको वो भाव दिमाग में रखना होगा, वो सेंस दिमाग में रखना होगा, जिसके आधार पर ये जो बातें कही गई है, वो क्या सेंस है, उसके आधार पर आपको ये ऑप्शंस को देखना होगा। पर्याप्त बीज और मवेशियों तक पहुँच पाने में असमर्थता। ये एक आपको मैं कह रहा हूँ कि ये डिस्ट्रैक्टर्स जो बने हैं, ये अच्छे डिस्ट्रैक्टर्स बने हैं। जैसे पीछे हम लोग देख रहे थे, उसमें एक दो डिस्ट्रैक्ट हाथ जोड़े, छोड़ी दे लोग बच्चा, छोड़ी दे। बीच में जो हम लोग पीछे जो क्वेश्चन देख रहे थे, तो उसमें जो डिस्ट्रैक्टर थे उसमें एक दो को आप सीधे से रिजेक्ट कर दे पा रहे हैं। तो लेकिन इसके जो डिस्ट्रैक्टर थे अच्छे बने हैं। हर समय में नहीं होता है कि आपको अच्छा ऑप्शन मिल जाए, डिस्ट्रैक्टर बनाना बड़ा दिमाग लगाने का काम होता है। तो इसमें अच्छे डिस्ट्रैक्टर बने हैं, चारों के चारों जो है सो कुछ लोगों को उलझा सकते हैं, है ना? सरकार द्वारा उच्च कर था, अ, न अत्यधिक किराया का भुगतान, ये भी था। अभी नकद वाली बात है तो आपको अगर ध्यान में नहीं, थोड़ा-सा मिस करेंगे तो नकद में नहीं होता था, नकद में अत्यधिक किराया तो था ही नहीं। एक्सेसिव कैश रेंट इन कैश तो सवाल ही नहीं था।
फिर इनएबिलिटी टू गेट एक्सेस इनफ सीड एंड कैरल, ये भी था, है ना, वहां तक इनफ नहीं मिलता था, उनको लोन लेना पड़ता था, सभी बातें थी। लेकिन उनकी जो किराएदार पर सबसे ज्यादा जिसकी बात कोलब्रुक ने की है, तो कोलब्रुक ने इसकी बात की है कि जो उनका रिटर्न था वो उसका अधिकांश हिस्सा जो सूदखोर लोग होते थे उनके हाथ में चला गया। ठीक है, अब ये भी एक सवाल है जो उसी स्टेटमेंट से निकला है कि शक्तिशाली रैयतों द्वारा अपनी भूमि को पट्टेदारों को पट्टे पर देने की प्रथा के पीछे प्राथमिक कारण क्या था। उनके पास स्वयं भूमि पर खेती करने के लिए आवश्यक संसाधनों का अभाव था। उनका लक्ष्य भूमि स्वामित्व और प्रबंधन के बोझ को कम करना था। वे अधिकतम लाभ के लिए किराएदारों का शोषण करना चाहते थे। वे भूमि संसाधनों के समान वितरण को बढ़ावा देना चाहते थे। तो fortunately you have one option that you can directly without thinking anything reject, भाव को आप आराम से रिजेक्ट कर सकते हैं। अब आपको के पास 3 ऑप्शन है, इस पर विचार करके बताइए कि कौन ऑप्शन सही होना चाहिए। शक्तिशाली रैयतों द्वारा भूमि पर पट्टेदारों को पट्टे पर देने की प्रथा के पीछे प्राथमिक कारण क्या था। ध्यान से सोच के आंसर कीजिए। क्यों दीदी, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? जो आदमी टैक्स दे सकता है उसके पास संसाधन का अभाव क्यों होगा? पिछले जमींदार थे, वो टैक्स पे करके जमीन उसने ले लिया। हाँ, इसी तरह से सोच के आंसर करना है। हाँ, देखिए, वे अधिकतम लाभ लाभ के लिए किराएदारों का शोषण करना चाहते थे। शोषण करना चाहते थे। ये तो शोषण करना वो चाहते थे, जाहिर है, उसे तो शोषण करना मतलब अधिक से अधिक लाभ चाहते ही थे। लेकिन ये बात, यहाँ सवाल ये पूछ रहा है कि पट्टेदारों को पट्टे पर देने की प्रथा का प्राथमिक कारण क्या था, प्राइमरी रीजन पूछ रहा है। तो अब ये तीसरा तो कट जाएगा। दूसरा जो है, पहला जो आंसर है, दे लैक नेसेसरी रिसोर्सेज टू कल्टीवेट द लैंड देमसेल्व्स। भूमि के स्वामित्व और प्रबंधन के बोझ को कम करना नहीं, उनके पास भूमि पर खेती करने के लिए आवश्यक संसाधनों का अभाव था, ये पहला ऑप्शन। तो आवश्यक संसाधनों का अभाव नहीं था, उनकी इच्छा नहीं थी। संसाधन तो उनके पास पूरे थे, धन पूरा था, तब तो उन्होंने किसी पुराने जमींदार से, मान लीजिए, उनका नीलामी हुआ, उन्होंने खरीद लिया उसको। तो उनके पास संपत्ति, एक्स्ट्रा संपत्ति थी। जैसे आज भी हम लोग पटना में विस्तार हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, उधर खाली जमीन में बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, उधर जमीन खरीद रहे हैं, बेटा और इधर साइड में। वैसे ही उसी तरह का सिचुएशन है कि फ्यूचर में 10 साल, 20 साल, 30 साल बाद जो आगे का जनरेशन होगा उसके लिए वो काफी बड़ा टाउनशिप होगा, और वहां पर उसके लिए एक प्रॉपर्टी होगी जो कि अच्छी खासी कीमत पे बिक सकेगी उस समय के प्राइस के हिसाब से। तो कुछ इसी तरह की स्थिति थी, जो शहर में रहने वाले थे जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा था, वो कोई एक जमींदारी उठा लेते थे और फिर वो उसमें लेकिन उसका जो प्रबंधन का बोझ, दे कैन नॉट मैनेज दिस, है ना, उनका बोझ कम करना था, उस पे बोझ को नहीं उठा सकते थे। उनका प्रबंधन में वो अपना वो ड्यूटी बांट लिया, यानी कि टैक्स हमारे पास आ जाएगा, हम अंग्रेज सरकार को दे करके जमींदारी अगले साल भी बचा लेंगे, इतना ही हमारी जिम्मेवारी। बाकी एक अगला आदमी है, उसका काम है वहां से टैक्स वसूल करके ले गया। ठीक है, तो इस तरह से ये जो बी इसका आंसर है, ये इसका सही उत्तर होगा। ओके, तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है।
ओके। अब इसके अलावा भी अंग्रेजों ने जब इस व्यवस्था के जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स थे, उन सबको अंग्रेजों ने जब देखा तो कई सारे लोगों को ये लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा लाभप्रद हमारे लिए रहा नहीं। एक तो कृषि उत्पादन में वृद्धि भी हुई, लेकिन वो सारी वृद्धि जो है वो जो बीच के बिचौलिए हैं और वो लोग खा गए। और जो डायरेक्ट रैयत को भी कोई लाभ नहीं हुआ, उनकी भी स्थिति डाउन ट्रोडन जैसी ही बनी रही। तो ऐसी स्थिति में होल्ट मैकेंजी ने एक नई प्रणाली तैयार की, जिसे उत्तर पश्चिमी प्रांत में लागू किया गया, है ना। जो जितना विस्तार इधर उत्तर प्रदेश की ओर, बंगाल से आप बिल्कुल क्लियर रहिए कि बंगाल में कौन-कौन से क्षेत्र आते हैं। हमारा बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश का भी पूरा क्षेत्र, पूरा आसाम का भी क्षेत्र। आसाम में मुगल या ये कुछ भी कोई भी घुस नहीं पाया था, क्योंकि वहाँ पर वो शक्तिशाली शासन था। तो मैकेंजी उत्तर भारत के समाज में गाँव के सामाजिक संस्था को संरक्षित करने में विश्वास करते थे। उनके निर्देशन में कलेक्टरों ने गाँव का दौरा किया, भूमि का सर्वेक्षण किया, खेतों को मापा, विभिन्न समूहों के रीति-रिवाजों और अधिकारों का दस्तावेजीकरण किया। एक गाँव के भीतर प्रत्येक भूखंड के लिए राजस्व के अनुमान को कुल निर्धारित करने के लिए जोड़ा गया, जिसे महल के नाम से जाना जाता था, को भुगतान करना पड़ा। यानी ये परिस्थिति क्या सिस्टम क्या था कि एक गाँव है, उसको महल कहा जाता था। एक गाँव है, एक महल, है ना? एक महल में जितनी भी ज़मीन है, वो पूरे गाँव की ज़िम्मेवारी है, उस ज़मीन का जो टैक्स है, वो सरकार को देगा। और उसका जो निर्धारण है, वो सैंपल के रूप में वो प्रोडक्शन देख लेते थे। ज़मीन में कितने टाइप है ज़मीन के। अभी भी आप जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं, अगर आप भू राजस्व विभाग के वेबसाइट पर चले जाइए, तो उसमें आप या अपने ज़मीन को किसी को उसको सर्च कीजिए भू राजस्व पर, तो उसमें लिखा होगा ज़मीन में रैयती ऐसे करके टाइप्स लिखा हुआ है ज़मीन का। तो भीट, है ना? एक शब्द इस्तेमाल होता है भीट, है ना? भीट से मतलब होता है कि ऐसी ज़मीन जहाँ जो कि अधिकांश समय तक वो पानी से बाहर रहता है, बरसात के सीज़न के अलावा वहाँ खेती करने की सुविधा है, तो वो भीट की ज़मीन है। तो इस तरह का जो वही जो टर्म्स है, वो बहुत पहले से चला आ रहा है और अंग्रेज़ों से पहले से भी चला आ रहा होगा। और वो वही वो टर्म अभी भी चल रहा है। तो उसका निर्धारण किया जाता था कि ये किस टाइप का ज़मीन है, कितना है, और उसके हिसाब से एक राशि तय कर दी जाती। लेकिन ये राशि अस्थायी रूप से तय नहीं थी, बल्कि समय-समय पर इसमें संशोधन होता। और यहाँ पर जो है सो भुगतान करने की ज़िम्मेवारी गाँव के प्रधान को थी। अब गाँव के प्रधान को अपने गाँव के सारे लोगों से ये एकत्र करके और उस अंग्रेज़ों को पैसा देना था। तो इससे क्या हुआ कि बिल्कुल जो गाँव का आदमी है, उसके पास ही रहना, ऐसा अंग्रेज़ों ने सोचा। लेकिन ज़ाहिर है यहाँ भी ये बात नहीं हुई, क्योंकि जो उनका जो मुख्य लक्ष्य था कि अधिक से अधिक पैसा हमें मिले, उस चक्कर में इन्होंने यहाँ भी ये सब बीच में लोगों को लाना शुरू कर दिया, क्योंकि पूरा का पूरा गाँव ही लोन में चला जाता था। ओके। दक्षिण में ब्रिटिश राज्यों में अस्थायी बंदोबस्ती के समान एक बदलाव हुआ, जिसको रैयतवार प्रणाली रैयतवार के नाम से जाना जाता है, रैयतवारी के नाम से जाना जाता है। और इसे कैप्टन अलेक्जेंडर रीड द्वारा छोटे पैमाने पर तैयार और कार्यान्वित की गई थी। बाद में थॉमस मुनरो द्वारा पूरे दक्षिण भारत में विस्तारित की गई। मुनरो का मानना था कि दक्षिण में कोई पारंपरिक जमींदार नहीं थे और समझौता सीधे किसान के साथ किया जाना चाहिए, जिन्हें रैयत कहा जाता था, जो पीढ़ियों से जमीन जोत रहे हैं। और राजस्व मूल्यांकन से पहले खेती का व्यक्तिगत रूप से सर्वेक्षण किया गया था
और मुनरो ने ब्रिटिश को उनकी देखरेख में रैयतों की रक्षा करने वाले पैतृक व्यक्ति के रूप में कार्य करने की परिकल्पना की थी। हालांकि इन प्रणालियों को लागू करने के कुछ वर्षों के भीतर यह स्पष्ट हो गया कि वे अपेक्षा के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं। राजस्व अधिकारी आय बढ़ाने की इच्छा से प्रेरित होकर अत्यधिक उच्च राजस्व मांगे निर्धारित करते हैं। परिणाम स्वरूप किसान भुगतान करने में असमर्थ हो गए। कई रैयत ग्रामीण जमीन इलाकों से भाग गए हैं और कई क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए और किसानों को समृद्ध किसान में बदलने की आशावादी उम्मीदें कभी पूरी नहीं हुई। अब ये सब तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, अभी हमने पढ़ा है तो आराम से आप बता सकते हैं। महलबारी है, तैयार करने में मैकेंजी ने भी हमने देखा ना, यहाँ पर कुछ लोग गड़बड़ा रहे हैं। होल्ट मैकेंजी एक अंग्रेज ने एक नई प्रणाली तैयार की, इसे 1822 में बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों में लागू किया गया। ठीक है, तो ये तो फैक्चुअल चीजें हैं, इसमें कोई रीजनिंग कुछ नहीं है। आपको अगर बातें याद रहेंगी तो आप लिखेंगे, नहीं तो फिर घर पर करेंगे। महालवारी प्रथा के अंतर्गत ग्राम प्रधान की क्या जिम्मेवारी थी, इसे भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो बहुत ही ऑब्वियस उत्तर है, इसमें बता दीजिए कोई आदमी। रैयतों से राजस्व एकत्र करना ये था। कंपनी को राजस्व का भुगतान करना ये भी था। तो जाहिर है इसका मतलब क्या हुआ कि तीसरा उत्तर होगा राजस्व एकत्र करना और कंपनी को भुगतान करना। सही है। अब यहाँ से हम लोग खेती की थोड़ी बात करेंगे कि जो खेती की परंपरा उन्होंने यहाँ नई व्यवस्था इन्होंने अंग्रेजों के द्वारा इंडिया में शुरू की गई, उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि जो उनकी आमदनी थी और अपनी सरकार की आमदनी से अतिरिक्त जो खास करके इंडिविजुअल्स थे इंग्लैंड में, स्कॉटलैंड में, ये इंडिविजुअल लेवल पर इन लोगों ने प्लांटेशन की शुरुआत की। ये ध्यान में रखना चाहिए कि प्लांटेशन वाज नॉट ए गवर्नमेंट इनिशिएटिव। सरकार की तरफ से प्लांटेशन की बात नहीं थी, सरकार केवल टैक्स लेती थी। तो सरकार सीधे सीधे खेती नहीं कराती थी, खेती हमेशा किसी इंडिविजुअल के द्वारा की गई थी जो कि प्रॉफिट के लिए वो प्लांटेशन करते थे। कुछ चीजों पर के प्रोडक्शन पर सरकार का नियंत्रण था, जैसे कि अफीम पर नियंत्रण था। अफीम की खेती और बिक्री क्यों होगी, क्योंकि अफीम चीन के साथ जो उनका चल रहा था उसमें अफीम का बड़ा उपयोग था। तो उसको सीधे सीधे वो लोग ले जा करके करते थे, लेकिन उसमें भी जो व्यक्तिगत रूप से प्लांटेशन तो नहीं था, लेकिन कुछ कुछ लोग इन्वॉल्व होते थे। अधिकांश तो उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी कर्मचारी ही होते थे। तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने न केवल राजस्व उत्पन्न करने के लिए बल्कि पूरे यूरोप के लिए आवश्यक फसलों की खेती के लिए भी भारतीय ग्रामीण इलाकों की क्षमता को पहचाना। कंपनी ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अफीम और नील के साथ साथ दूध, चाय, गन्ना, गेहूं, कपास, चावल जैसी अन्य फसलों की खेती का विस्तार किया। इन्हें प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों ने वांछित फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न तरीके अपनाए।
इसमें एक उदाहरण नील उत्पादन की कहानी, और ये है पौधा इंडिगो, जिसके एक पौधा जिस पर एक डाई निकलता है जो कि गहरे नीले रंग का होता है, जिसका यूरोप में काफी मांग था। यूरोप में इसकी काफी आवश्यकता थी, और प्रारंभ में यूरोपीय कपड़ा निर्माता रंगाई के लिए वोड नामक पौधे पर निर्भर थे, लेकिन नील की बेहतर गुणवत्ता ने इसकी मांग को बढ़ा दिया था। भारतीय नील की गुणवत्ता के लिए लंबे समय से इसकी प्रतिष्ठा थी, यानी यूरोप के लोग इसके बारे में पहले से जानते थे नील, लेकिन यूरोपीय बाजार में ये बहुत ज़्यादा जा नहीं पाता था, और इस कारण से इसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा थी। और इस कारण से जो यूरोपीय कपड़ा व्यापारी थे वो इसके आयात पर प्रतिबंध लगाने का दबाव डालने लगे। कपड़ा व्यापारी क्यों डालने लगेंगे दबाव, कि जो कपड़ा व्यापारी थे वो बोर्ड उनको कंपटीशन, यानी ये कब दबाव डालने लगे, तब दबाव डालने लगे जब यहाँ से प्रोडक्शन बढ़ने लगा और यहाँ से ज़्यादा मात्रा में ये जाने लगा। तो जो पुराना उनका ट्रेडिशनल ट्रेड था, जो बोर्ड पर आधारित था, वो उसको रिलैक्स कर, ये बोर्ड पर है जो ये ट्रेड था उनका, उसको घाटा लगने लगा। इसलिए यूरोपीय व्यापारी नील के आने पर विरोध करते थे, क्योंकि उसके आने पर उनके बोर्ड वाले कपड़ों का जो डिमांड था वो कम हो जाता, और जो अधिकांश व्यापारी थे उनका लैंडेड वो रिलेशन था जहाँ पर कि वो बोर्ड का उत्पादन भी करते थे। तो वो एक डुअल कंडीशन था, जिसके कारण कि अगर वो उत्पादन गिरेगा तो उनका जो खेत से में जो बोर्ड का उत्पादन से लाभ करते हैं वो भी गड़बड़ हो जाएगा। और तो इस कारण से ये सरकार पर दबाव डाल के प्रतिबंध डलवाते थे, लेकिन बाद में प्रतिबंध में ढील दी गई, जिसके कारण यूरोपीय शक्तियों द्वारा कैरेबियाई द्वीप, ब्राजील, उत्तरी अमेरिका, इन सब जगहों पर नील की खेती शुरू हुई। 18वीं शताब्दी के अंत तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई, क्योंकि ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण हुआ और कपास के उत्पादन का विस्तार हुआ, जिससे कपड़ों के रंगों की अधिक आवश्यकता हुई। हालांकि वेस्ट इंडीज और अमेरिका से नील की मौजूदा आपूर्ति में गिरावट आई। नए स्रोतों की खोज में ब्रिटेन ने भारत की ओर रुख किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लक्ष्य बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भारत में नील की खेती का विस्तार करना था। बंगाल नील उत्पादन के लिए प्रमुख क्षेत्र बन गया, और 1810 तक ब्रिटेन में आयातित नील का लगभग 95% भारत से आ रहा था। इंग्लैंड कंपनी के अधिकारियों और वाणिज्यिक एजेंटों ने नील के उत्पादन में निवेश किया। कई स्कॉट्समैन यानी स्कॉटलैंड के निवासी और अंग्रेज बागान के मालिक बनने के लिए भारत चले आए। उन लोगों को ऋण उपलब्ध कराया गया जिनके पास नील उत्पादन के लिए धन की कमी थी। अब इसके आधार पर कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। कुछ चीजें तो सीधे सीधे नॉलेज इस पर इंफॉर्मेशन पर है। भारतीय शताब्दी 18वीं शताब्दी के अंत में भारतीय नील की मांग में वृद्धि का कारण क्या था? वेस्ट इंडीज और अमेरिका में नील के उत्पादन में गिरावट, ब्रिटेन में कपास के उत्पादन में वृद्धि, कैरेबियाई द्वीप में नील के बागानों का विस्तार, यूरोपीय सरकारों द्वारा नील आयात पर प्रतिबंध में ढील। बताइए क्या था? अभी हम लोगों ने बातें की हैं। देखिए, ब्रिटेन में कपास उत्पादन की वृद्धि तो बिल्कुल आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, सिरे से खारिज कर सकते हैं कि
ये तो नहीं था। कैरेबियाई द्वीप में नील के बागानों का विस्तार तो हुआ था, लेकिन इससे भारतीय नील की मांग का कोई संबंध नहीं था। लेकिन विस्तार ये थोड़े समय के लिए हुआ, बहुत ही जल्दी ये खत्म भी होने लगा कैरिबियंस में। अब चौथा जो डिस्ट्रैक्टर है, यूरोपीय सरकारों द्वारा नील के आयात पर प्रतिबंध में ढील दी और वेस्ट इंडीज और अमेरिका के नील उत्पादन में गिरावट। ध्यान से सुनिए मधुलता, हम लोग जो डिस्कस करते हैं जो उस पर ध्यान से सुनना चाहिए। देखिए, सवाल पर ध्यान देना चाहिए। 18वीं शताब्दी के अंत में भारतीय नील की वृद्धि का कारण, तो वृद्धि का कारण भारतीय नील की वृद्धि का कारण यूरोपीय सरकार द्वारा नील के आयात प्रतिबंध में ढील देने से क्या हुआ था, एक बार फिर आपको दिखा देते हैं। नील के बेस्ट होने के कारण अंतर प्रतिबंध में ढील दी गई, जिससे विभिन्न यूरोपीय शक्तियों द्वारा कैरेबियाई द्वीप, ब्राजील और उत्तरी अमेरिका में नील की खेती शुरू हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, लेकिन 18वीं शताब्दी के अंत तक भारतीय नील की मांग बढ़ गई क्योंकि ब्रिटेन ने औद्योगिकरण किया, कपास उत्पादन का विस्तार हुआ। अब कपास उत्पादन ब्रिटेन में नहीं हुआ, विस्तार कहाँ हुआ था, अमेरिका में, जिसमें कपड़े के रंगों की अधिक आवश्यकता पैदा हुई। हालांकि वेस्ट इंडीज और अमेरिका से नील की मौजूदा आपूर्ति में ये हालांकि नहीं है, जबकि मान लीजिए, हालांकि नहीं जबकि है, जबकि वेस्ट इंडीज और अमेरिका से नील की मौजूदा आपूर्ति में गिरावट है। ये मुख्य कारण है, नील वहां से मिलना बंद हो गया। और 1810 में क्या हुआ, 95% जो है सो भारत से गए। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा ए। देखिए, ब्रिटेन में कपास के उत्पादन में वृद्धि, सब पर बहुत ध्यान देना है। इसी को डिस्ट्रैक्टर कहते हैं, जो आपको उलझा दे। ईस्ट इंडिया कंपनी की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं शुरू में, अच्छा ये तो अच्छा खत्म हो गया हमारा, एक्चुअली पुराना क्वेश्चन, क्योंकि पुराने ही स्लाइड पर मैंने लिखा है इसलिए। ओके, तो लगभग 1 घंटा से अधिक समय हम लोगों ने इसका डिस्कशन किया। थोड़ा नील विद्रोह का पोर्शन हमारा अभी क्वेश्चन हम उसका कंप्लीट नहीं कर पाए थे, इसलिए इसको मैंने छोड़ दिया है। कल हम लोग उसका क्वेश्चन और एक सेशन में, कल पिछले क्लास में जो कुछ शेष था उसका पोर्शन, और आज के क्लास में जो नील विद्रोह का पोर्शन रह गया है, इन दोनों को पोर्शन को पहले पूरा करेंगे और फिर एक गैप लेकर के, कल संडे है तो हम लोग आराम से एक गैप दे करके तो उसके अगले क्लास में नए चैप्टर को करेंगे। ठीक है, धन्यवाद आप लोगों का, आदित्य जी, मधुलता, निशा, शिल्पी, सब लोगों को धन्यवाद। आप लोग ओके, ठीक है, कल मिलते हैं इसी समय। नहीं, कल का समय मैं बता दूंगा, 2 क्लास करना है तो एक थोड़ा सवेरे रखेंगे और दूसरा जो है हम लोग थोड़ा डिलेड रखेंगे। ओके।